नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से अब आपकी रेगुलर क्लासें नहीं हो पा रही थी YouTube चैनल के माध्यम से। अब आपकी रेगुलर क्लासें YouTube चैनल के माध्यम से होगी, जिसमें एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो क्लासें रहेगी। अभी ऑफलाइन बैच के अलावा ऑनलाइन बैच में जो हम बैच चलाने वाले हैं, अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड PGT और TGT KVS की वैकेंसी आई हुई है। तो हिंदी विषय के लिए KVS की क्लासें मैं 1 तारीख से जो पद्य भाग है, जो NCERT की बुक्स है, उनको भी मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके साथ व्याकरण का 0 लेवल से मैं आपको अध्ययन कराने वाला हूं। इसी के साथ जो रीट के एग्जाम है, रीट के एग्जाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को 15 से 20 रोज के अंदर जो रीट के एग्जाम में हिंदी विषय को कंप्लीट निःशुल्क आपको ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसी के साथ आप सबको सूचना दे दें कि अभी 29 तारीख से कल से ही UGC नेट के द्वारा नेट का फॉर्म अप्लाई हो चुका है। दिसंबर नेट वाली एग्जाम आ चुकी है, जो फरवरी में और मार्च में उसकी एग्जाम रहेगी। तो नेट के जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास तथा काव्य शास्त्र के जो वीडियो है, वह भी मैं आपको निःशुल्क हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूं। आप लोग जितने भी आपके साथी हैं, अभी हमारा चैनल नया है, आपके जितने भी साथी हैं उन साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अब मैं जो हिंदी विषय यूट्यूब में हर कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं KVS PGT और TGT दोनों की क्लासें लेके आने वाला हूं। इसी के साथ नेट की क्लास में लेने वाला हूं। हाल ही में जो CET की एग्जाम और रीट की एग्जाम में हिंदी व्याकरण का पोर्शन CET में लगभग 15% का लगभग पोर्शन है, 11 से 15% आएंगे। इसी के साथ एक पेपर जो CET का रीट का होने वाला है, उस रीट का हिंदी व्याकरण 0 से मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप लोग डेली लगभग 8 बजे शाम को एक क्लास रहेगी हिंदी विषय की। इसके साथ में सुबह भी 2 क्लासें डालने का है, जिसमें एक GK की क्लास रहेगी और एक हिंदी की क्लास रहेगी। तो आप लोग जितने भी अपने साथी हैं, सब लोग को सूचित कर दीजिए कि अब हिंदी आपको ऑफलाइन बैच के अलावा ऑनलाइन में भी आपको मिलेगी। इसके साथ अभी राजस्थान SI की वैकेंसी आएगी, उसमें भी आपको हिंदी बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। आप पढ़िए, मैं एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन कराने वाला हूं। मैं किसी भी टॉपिक को अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूं वही चीज आपको ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। बिना बात किए हुए सीधे हम चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका है टॉपिक क्रिया का टॉपिक। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया के ऊपर। ये क्रिया मानते हैं कि सीधा सा टॉपिक होता है, लेकिन मैं अभी आपसे प्रश्न करूं कि क्रिया, देखो सीधा सा प्रश्न आ जाता है। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? अब क्रिया रचना के आधार पर अलग होती है। हर आदमी जो ऑफलाइन का बैच चलता है, ऑनलाइन का बैच चलता है, उसमें क्रम के आधार पे क्रिया पढ़ा देते हैं। मैंने कहा रचना के आधार पे भी क्रिया होती है, क्रम के आधार पे भी क्रिया होती है, काल के आधार पे भी क्रिया होती है, वाच्य के आधार पे क्रिया होती है, कर्ता के आधार पे भी क्रिया होती है। मैं पूरी क्रियाओं की बात करूंगा। सकर्मक क्रिया जो कर्म के आधार पे होती है, वह कितने प्रकार की होती है? अकर्मक क्रिया जो कर्ता के आधार पे होती है, वो कितने प्रकार की होती है? तो हर एक चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिया की परिभाषा को लेके चलता हूं। तो सबसे पहले क्रिया टॉपिक हमारा है, और क्रिया का जो परिभाषा होती है, उस परिभाषा को मैं आपके सामने रखता हूं कि क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात आती है, तो बताइए क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा? उसे क्रिया कहते हैं। ये सीधी सी इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। सीधा प्रश्न एक बार LDC में पूछ लिया गया था कि जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर आगे इसके बाद में बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के भेद की बात करते हैं तो क्रिया के भेद अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे पहला भेद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे। पहला भेद पढ़ेंगे रचना के आधार पे। अब रचना के आधार पे क्रिया के जो भेद होते हैं, उसमें जो पहला जो होता है, उसे हम कहते हैं रूढ़ क्रिया।
रूढ़ क्रिया। इसी रूढ़ क्रिया को हम मूल क्रिया भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं या इसे मौलिक क्रिया भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। दूसरी जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं यौगिक क्रिया, दूसरी जो क्रिया होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। तीसरी जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया हम पढ़ रहे हैं तो संयुक्त क्रिया हो गई। चौथा जो भेद होता है वह होता है पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त क्रिया। पांचवा जो भेद होता है वह होता है अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। और जो छठा भेद होता है, हमने कौन कौन सी क्रिया पढ़ लिया? रूढ़ क्रिया जिसको मूल क्रिया कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं, सॉरी मौलिक क्रिया कहते हैं, यौगिक क्रिया पढ़ लिया, संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, और एक क्रिया होती है नाम धातु क्रिया, सॉरी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ये हो गए 6 भेद। तो ध्यान रखना, रचना के आधार पर आपके एक तो रूढ़ क्रिया होती है, एक यौगिक क्रिया होती है, एक संयुक्त क्रिया होती है, और एक होती है आपके पुनरुक्त क्रिया होती है, और एक अनुकरणात्मक क्रिया होती है। 6 हो गई। और एक क्रिया हमारी है जो है सामान्य क्रिया। एक क्रिया कौन सी होती है? सामान्य क्रिया। ये हमने किसके आधार पे पढ़ा? रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे मैंने कितने क्रिया बताई? 7 क्रिया। रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। थोड़ा सा बेसिक आपको यही बता देता हूं कि रूढ़ क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के सामान्य जो रूप होता है उसमें ना नहीं लगाया जाता है। जैसे राम जा, श्याम खा, राधा आ, ये आना, जाना, खाना, मैंने ना नहीं लगाया है, केवल जा, सामान्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ क्रिया। श्याम जा, राम आ, तो मैंने जाना और आना में ना हटा दिया है, तो क्रिया के सामान्य रूप से यदि ना हटा देते हैं तो वह कौन सी क्रिया होती है? रूढ़ क्रिया। या हम उसे मूल क्रिया बोल सकते हैं या इसे मौलिक क्रिया, जैसे जा, आ, खा, ला, ये क्रियाएं कौन सी होती है? रूढ़ क्रिया। बात आती है यौगिक क्रिया की, बात आती है संयुक्त क्रिया की। वाक्य में 2 क्रियाएं होती है। यदि वाक्य में 2 क्रियाएं हो लेकिन कार्य एक ही हो, वाक्य में 2 क्रियाएं हो लेकिन कार्य का एक ही होना पाया जाए, यदि वाक्य में 2 क्रिया हो और कार्य में एक ही क्रिया का होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। ध्यान देना, मैंने कहा कविता खाना खाने लगी, कविता खाना खाने लगी, तो एक तो खाना खाना और एक लगना, ये क्रिया 2 है। खाना और लगना 2 क्रिया है, लेकिन इसमें क्या है? कार्य का एक ही हो रहा है, कार्य तो एक ही हो रहा है, तो संयुक्त क्रिया होगी। यौगिक क्रिया क्या होती है कि जहां पर क्रिया भी 2 होती है और कार्य भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। सामान्य परिभाषा बता रहा हूं, अभी इसका डिटेल से चर्चा करेंगे। यौगिक क्रिया जिसमें 2 क्रिया होती है और 2 क्रियाओं के साथ कार्य भी 2 होते हैं, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। पुनरुक्त क्रिया किसे कहते हैं? पुनरुक्त क्रिया में कहते हैं कि एक ही क्रिया 2 बार आ जाती है, चलना चलना, बैठना बैठना, ठीक है, ये किस में आ जाएगा? पुनरुक्त क्रिया में। अनुकरणात्मक में अनुकरण करना, जैसे मिनमिनाना, चहआना, हटहटाना, फड़फड़ाना, ये सब क्रियाएं हैं अनुकरणात्मक में। नाम धातु क्रिया किसे होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में यदि ना लगा देते हैं तो वहां कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु क्रिया होती है। सामान्य क्रिया मैंने आपको बताया कि जो सामान्य जाना, आना, खाना, पीना, ये जो होती है वो सामान्य क्रिया होती है। मैंने बेसिक केवल आपको बताया है। सबसे पहले हमने बात की क्रिया की परिभाषा, रचना के आधार पर भेद। अब देखते हैं दूसरा भेद की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी भेद की बात करते हैं हम कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दिख रहा होगा सबको, कमेंट करके बताइए कि आपको एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है सकर्मक क्रिया, पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया।
ये तो आप सबको पता है कि कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार की होती है, सबको पता है। लेकिन मुझे बताइए सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है और अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान देना, जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो होती है एकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? एकर्मक क्रिया। और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कौन सी होती है? द्विकर्मक क्रिया। तो एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फिर बात आती है अकर्मक क्रिया की। ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है अकर्मक क्रिया भी। पहली होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। पहली होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक, और दूसरी होती है अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और दूसरी होती है अपूर्ण अकर्मक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर बता देता हूं आपको। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? दो, एकर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत शानदार क्लास होने वाली है। मैंने कहा ना, आप हिंदी इतनी अच्छी तरह से पढ़ पाओगे कि आपको जीवन में लगेगा किसी किताब वगैरह की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। अब आपको केवल एक ही चैनल की आवश्यकता पड़ने वाली है और वह है गुरु कृपा का चैनल। बस इस चैनल को आप लोग जितने लोगों के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ मजा आएगा। बहुत ही शानदार क्लास में आपके सामने लेके आऊंगा। ये चीज आपको इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हो। मैंने रचना के आधार पर भेद बता दिया और बताया कर्म के आधार पर भेद। अगली बात करते हैं हम अगले पेज की ओर देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कर्म रचना के आधार पे बता दिया और एक कर्म के आधार पर बता दिया। तीसरा आता है बेटा काल के आधार पर भेद। काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वह कितने होते हैं? तीन होते हैं। काल के आधार पर कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, जिसमें होता है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, और दूसरा होता है वर्तमानकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, और तीसरा होता है भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ये तीन भेद हो गए। किसके आधार पे? काल के आधार पे। चलो काल के आधार की बात खत्म करें, अगले भेद की बात करते हैं कर्ता के आधार पर। कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद देखिए, ध्यान रखना, कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। अब आप कहोगे कर्ता के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। कर्ता के भी भेद होते हैं, कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद भी होते हैं। कर्ता भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरित कर्ता और एक प्रेरित कर्ता। चलो आप सब लोग बताना कि प्रेरित कर्ता किसे कहते हैं और प्रेरक कर्ता किसे कहते हैं। सब लोग अपने कमेंट में लिख के भेजना कि प्रेरित कर्ता किसे कहते हैं और प्रेरक कर्ता किसे कहते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। बोलो कितने होते हैं कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद? चार होते हैं। अब चार कौन कौन से होते हैं? कर्तार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। ये चार भेद होते हैं। कौन से? एक तो होती है कर्तार्थक क्रिया, कर्तार्थक क्रिया, ठीक है, ये सब लोगों को आता होगा। दूसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, जो अभी आपके सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आई थी कि प्रेरणार्थक क्रिया के क्या दो भेद होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं दो भेद, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यही प्रश्न आया था कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा पूछी थी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की भी परिभाषा थी उसके अंदर, जो हम बताएंगे, अभी देखते जाइए आप लोग। कर्तार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, और एक होती है पश्चकालिक क्रिया। ये चार भेद होते हैं किसके आधार पे? कर्ता के आधार पे चार भेद क्रिया की हो गई। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, चार हो गए, पांचवे की बात करते हैं। तो पांचवा भेद भी हम देखते हैं क्रिया का कि पांचवा भेद किसके आधार पे होता है। तो मैंने रचना के आधार पे बताया, कर्ता के आधार पे बताया, कर्म के आधार पे बताया, काल के आधार पे बताया। एक होता है वाच्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर। तो वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तीन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं कृतिवाच्य। कौन सा कहते हैं? कृतिवाच्य। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य।
दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कर्मवाच्य, और तीसरा जो होता है वह कौन सा होता है, भाववाच्य। बोलो सामान्य परिभाषा मैंने आपको बताई भेद तक की। जैसे फर्स्ट वाला पेज था वो अपन एक बार वापस रिपीट देखते हैं। ये हमने बताई थी सबसे पहले कि जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात बताओ, क्रिया के भेद की बात की थी। पहला भेद क्या था, रचना के आधार पे क्रिया। और रचना के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की बताई मैंने, 7 प्रकार की। रूढ़ क्रिया बताई। रूढ़ क्रिया मैंने आपको बताया कि क्रिया के सामान्य रूप में से ना हटा दिया जाता है, जैसे आ, जा, खा, ला, पा, ये सब क्रियाएं क्या है, रूढ़ क्रिया। अपने मूल रूप में आते हैं लेकिन ना नहीं आता है। योग्य क्रिया क्या होती है कि वाक्य में 2 क्रियाएं होती है और कार्य भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो ध्यान रखना, वाक्य में जहां 2 क्रियाएं हो और 2 ही कार्य हो योग्य क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में 2 क्रिया हो लेकिन कार्य का एक ही हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पुनरुक्त क्रिया, जहां पर क्रिया एक ही क्रिया 2 बार आती है वह पुनरुक्त क्रिया। अनुकरण मत कर देना, अनुकरण तो मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी इसकी पूरी डिटेल्स भी लिखवाऊंगा, नो टेंशन रहो, सारी चीज बताऊंगा। अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं जैसे मिनमिनाना, फटफटाना, चिचटाना, ये जो क्रियाएं होती है वो अनुकरण, अनुकरण से बोलना। मिनमिनाना अनुकरण से बोल रहे हो नहीं बोल रहे। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में यदि ना लग जाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया। और आना, खाना, पाना जो भी होता है वो सामान्य क्रिया, आप सबको पता है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भेद की बात करें कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक द्विकर्मक। फिर बात करते हैं अकर्मक क्रिया की, जो पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अगली बात की हमने किसकी, काल के आधार पे। काल के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। कर्ता के आधार पे कितने भेद होते हैं, 4, कर्तार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और पश्चकालिक। फिर बात आती है वाच्य के आधार पे भेद होते हैं 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तो भेद की बात हुई। देखो टाइम लगेगा लेकिन 0 लेवल से अगर आपको क्लास सही है तो उसमें आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैं 0 लेवल से क्लास लेके आ रहा हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं। जो चीज ऑफलाइन में देता था वही चीज मैं आपको ऑनलाइन में देने वाला हूं। तो आप इसमें ये मत सोचना कि वीडियो बड़ा हो गया, एक ही वीडियो में 2-3 वीडियो चल रहे हैं। देखो 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। आपको अगर अच्छा पढ़ना है तो आपको इस चैनल पे आना ही होगा। अगर हिंदी में ऐसा ही बनना है, पीजीटी बनना है, टीजीटी बनना है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगली बात करते हैं, अब हम एक एक क्रिया को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो सभी देखते हैं कर्म के आधार पे क्रिया देखते हैं। देखो भाई, अब हम पहली भेद रचना के आधार पे बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कर्म के देख लेते हैं भाई। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली जो होती है वह कौन सी होती है, सकर्मक। पहली कौन सी होती है, सकर्मक। बड़े ध्यान से समझना, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया को हम देखते हैं, किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो वह सकर्मक क्रिया होती है। तो सीधी सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो वह कौन सी क्रिया होती है। सीधा सा प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है कि भाई जो आपका सकर्मक क्रिया है उसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। तो सकर्मक सही कर्म, सकर्मक सही कर्म है, तो कर्म प्रधान होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता है। यह आपको आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, हम अकर्मक की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। अकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल भी देखेंगे, चिंता नहीं करना आपको, एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता कर्म, जिस वाक्य में कर्म प्रधान न होकर कर्ता प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म प्रधान न होकर कर्ता प्रधान हो
वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। समझ में आ गया होगा, आप सबके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। पहचान की बात करते हैं। पहचान क्या होती है कि जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया के ठीक पहले, क्रिया के ठीक पहले क्या लगाओ, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि जवाब निकलता है, यदि जवाब निकलता है तो सकर्मक, या नहीं तो जवाब निकलता है तो सकर्मक, अन्यथा अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ये आपकी सीधी सी पहचान हो गई। देखो क्रिया के साथ, क्रिया के ठीक पहले क्या लगाकर, तो ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ समझने का प्रयास करना। मैंने यहाँ कहा क्रिया के ठीक पहले क्या। अगर आप कहोगे सर क्या से जवाब नहीं निकले, तो मैं आपको दो चीज और बता रहा हूं। क्रिया से ठीक पहले क्या लगा के प्रश्न करोगे, यदि जवाब निकलता है तो 100% सकर्मक होगी, अन्यथा वहां पर अकर्मक होगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि जवाब निकल रहा नहीं निकल रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप तो निर्गल हो के आप ये भी नहीं जानते कि वाकई में क्रिया कहाँ होती है, आगे होती है कि पीछे होती है, कुछ भी नहीं जानते हो। उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि आप दो शब्दों को याद कर लो। एक शब्द होता है क्या और एक शब्द होता है किसको। इन दोनों प्रश्नों से जवाब निकल जाता है तो यहां कौन सा प्रश्न होगा, सकर्मक होगा। ध्यान देना, अगर ऐसे विद्यार्थी जिनको ये पता नहीं है कि क्रिया क्या होती है, हमें तो ये तक पता नहीं है कि क्रिया वाक्य के शुरू में आती है, अंत में आती है, बीच में आती है, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहूं वाक्य में क्या से और किसको से दोनों से प्रश्न करो। यदि जवाब निकलता है तो सकर्मक होगी, अन्यथा आपके अकर्मक क्रिया ही होगी। अब आप कहोगे सर थोड़े से एग्जाम्पल देके बताओ। मैंने कहा, समझने का प्रयास करना, मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगली पास चलते हैं हम आगे। यहां देखिए आप लोग, सब समझ में आएगा। मैंने कहा क्या शब्द याद करना आपको, क्या और किसको। शब्द कौन सी याद करना है, क्या और किसको। अब आप खुद आंसर दोगे, समझना, आप लोग अपने आप स्वतः आंसर दोगे। आप लोग देखना, मैंने यहां पर लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां क्रिया क्या है, पढ़ता है। इससे ठीक पहले क्या लगाओ, क्या पढ़ता है, पुस्तक। बोलो जवाब निकला नहीं निकला, तो सीधा कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अरे हुई कि नहीं हुई भाई, सकर्मक क्रिया। मैंने यहां पर लिखा दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। तो यहां देखो क्या सुनाती है, कहानी सुनाती है। निकला जवाब, तो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। और अगर आपसे क्या से नहीं निकलता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान देना, क्या और किसको से कैसे प्रश्न करना है। जैसे मैंने इससे हुआ, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक। किसको पढ़ता है, पुस्तक को। बोलो दोनों का जवाब निकला, कौन सी क्रिया, सकर्मक। मैंने कहा दादी बच्चों को कहानी, दादी क्या करती है, कहानी सुनाती है। किसको सुनाती है, बच्चों को सुनाती है। दोनों का जवाब निकला। मैंने कहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैंने कहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो मैं क्या और किसको दोनों से जवाब निकल रहा हूं, देखना आप लोग, आप बताओगे खुद। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये लो निकल गया, नहीं निकला। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अरे किसको खेल रहे हैं, क्या मैदान को थोड़ी खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। किसको खेल रहे हैं, नहीं पता। तो बोलो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया हुई कि सकर्मक हुई। इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, बच्चे मैदान में
खेल खेल रहे हैं या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर यहीं पर क्या आ जाता, क्रिकेट आ जाता, क्या आ जाता, क्रिकेट आ जाता, तो बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, किसको खेल रहे हैं, क्रिकेट को, तो बोलो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे अगली चीज देखते हैं अपन। चलो इसको तो मैं यहां तक आपको आ गया होगा। अगला वाक्य देखता हूं मैं आपके ऊपर। यहां पर राधा रोती है, राधा रोती है, बताओ। श्याम, श्याम हंसता है, श्याम हंसता है, बताओ क्या होगा। सीता, सीता सो रही है, सीता सो रही है, सीता सो रही है। मैंने कहा ये बताओ, ये तीनों बताइए आप लोग, तीनों बताइए। राधा रोती है, राधा क्या करती है, रोती है, राधा क्या करती है, रोती है, किसको रोती है, नहीं पता, राधा रोती है, नहीं पता, ठीक है। देखो राधा रोती है, क्या करती है, राधा रोती है, किसको रोती है, तो नहीं पता, तो कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। श्याम हंसता है, श्याम क्या करता है, हंसता है, किसको हंसता है, नहीं पता, तो कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। इसमें भी कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। मैंने कहा सीता सो रही है, सीता क्या कर रही है, सो रही है, तो सीता क्या कर रही है, सो रही है, किसको सो रही है, नहीं पता, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। बोलो यहां पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान तो आपको याद आ गई होगी कि जिस वाक्य में कर्ता क्या हो, जिस वाक्य में क्या हो भाई, क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि जवाब निकलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, जवाब नहीं निकलता है तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेदों की बात करते हैं, और भेद देखिए आप लोग, क्या है भेद, ध्यान देना। पहले हम बात करते हैं सकर्मक के भेद, पहले हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के भेद जो होते हैं वह कितने होते हैं, दो होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो। अब एक होता है कौन सा, एक कर्मक क्रिया, एक तो कौन सा होता है, एक कर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो ध्यान देना, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक में क्या होता है, एक ही कर्म होता है, एक कर्मक में क्या होता है, एक ही कर्म होता है। तो आपको सीधा सा समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया तो आप पहचान में जान गए होंगे कि जिसमें क्या और किसको से प्रश्न करता है वहां सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आती है द्विकर्मक क्रिया की, इसमें कितने कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं भाई, दो कर्म होते हैं। ये दोनों बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। एक ही कर्म होता है वो एक कर्मक, और दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया में आते हैं। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये तो पहचान आ गई होगी सकर्मक की पहचान, क्या करना आपको, क्या और किसको से प्रश्न करना है, बस इतना सा ध्यान रखना, क्या से और किसको से प्रश्न करना है। अगर प्रश्न का जवाब निकल जाता है तो सकर्मक होगा। प्रश्न का जवाब, प्रश्न का जवाब निकले, प्रश्न का जवाब निकले तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ये ध्यान देना इस बात के ऊपर। मैं कितने ही एग्जाम्पल आपके सामने दे दूंगा कि श्याम खाना पकाता है, श्याम क्या करता है, खाना पकाता है, किसको पका रहा है, खाने को पका रहा है, बोलो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। मैंने कहा राधा पत्र लिख रही है, राधा क्या कर रही है, लिख रही है, किसको लिख रही है, पत्र लिख रही है। मैंने कहा श्याम राम से कार्य करवा रहा है, तो यहाँ पर श्याम क्या कर रहा है, कार्य करवा रहा है, किसको करवा रहा है, राम को करवा रहा है, तो यहाँ कार्य को करवा रहा है, तो यहाँ कौन सा हो गया भाई, सकर्मक क्रिया हो गई। सीधे से प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक कर्मक होता है तो यहाँ एक कर्मक, और द्विकर्मक होता है तो द्विकर्मक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कर्मक का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर ये एक कर्मक का एग्जाम्पल है, ध्यान देना। श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता, श्याम पुस्तक पढ़ता है। इसमें कौन सी क्रिया हो गई भाई, सकर्मक क्रिया हो गई। और सकर्मक में एक ही कर्म है तो कौन सा हो गया, एक कर्मक क्रिया हो गई। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिख देता हूं भाई। इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है,
राधा पत्र लिखती है, इसमें एक ही कर्म है, तो बोलो कौन सा हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। अब मैं इसी को उल्टा कर दूं भाई, श्याम ध्यान देना भाई, द्विकर्मक क्रिया कैसे होगी, मैंने आपसे कहा राम श्याम से, राम श्याम से पत्र, राम श्याम से पत्र, राम श्याम को पत्र लिखता है, राम श्याम को पत्र लिखता है, ध्यान देना, राम श्याम को पत्र लिखता है, तो यहाँ द्विकर्म हो गया, लिखना और श्याम, अतः पत्र लिखना और श्याम दो कर्म हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्म क्रिया हो गई। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है या गुरुजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं, गुरुजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं, गुरुजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो गुरुजी बच्चों को क्या सुनाते हैं भाई, कहानी, तो दो कर्म हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ कौन सी हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई। इस यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, अगर आपको ध्यान देना, अगर दान देने का बोध हो, वाक्य के अंदर दान देने वाली क्रिया का बोध हो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ आप लोग सब लोग दिख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा देखने का प्रयास करना भाई। अगर क्रिया में, यहां बता रहा हूं द्विकर्मक क्रिया में, यदि वाक्य में दान देने का दान देने का बोध हो, या कोई देना क्रिया का बोध हो, किसका बोध हो, देना क्रिया का बोध हो, देना क्रिया का बोध हो, तो वहां द्विकर्मक क्रिया ना होकर एक कर्मक क्रिया ही होगी। जैसे मैंने कहा राजा ने भिखारी को दान दिया, राजा ने भिखारी को दान दिया। अब दान दी हुई चीज दान देने वाली क्रिया का बोध हो गया है, तो यहां पर आपको क्या करना है, द्विकर्मक क्रिया हो रही है, ध्यान रखना है, ऐसे वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो रही है, लेकिन आपको द्विकर्मक क्रिया नहीं करनी है, देना क्रिया था, दान देने वाली क्रिया का बोध हो जाता है, तो वहां द्विकर्मक क्रिया ना होकर कौन सी क्रिया मान्य होगी, एक कर्मक क्रिया मान्य होगी। समझ में आ गया होगा कि जहां पर देना क्रिया आ जाते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होते हुए भी द्विकर्मक नहीं होगी, क्योंकि देना क्रिया में कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में देखते हैं अकर्मक क्रिया के भेद। किसके भेद देखते हैं हम, अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं भाई, ध्यान देना भाई, अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, मैंने बताया आपको। एक तो होता है पूर्ण अकर्मक, कौन सा होता है भाई, पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। एक होता है पूर्ण अकर्मक और एक होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये दोनों चीज होती है भाई। अपूर्ण अकर्मक किसे कहते हैं, अपूर्ण अकर्मक किसे कहते हैं, हर चीज को हम देखेंगे, ध्यान देना। पूर्ण अकर्मक किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में जो क्रिया होती है, उस क्रिया के साथ किसी भी परिस्थिति में यदि कर्म नहीं बैठ सकता या कर्म नहीं आ सकता, तो वह तो कौन सी क्रिया होगी, अपूर्ण अकर्मक। जैसे रोना, हंसना, देखना, सोना, ऐसी जो क्रियाएं हैं उसमें कभी भी क्रिया पूर्ण अकर्मक, जिसके किसी भी परिस्थिति में कर्म नहीं बिठा सकते, वहां तो कौन सा होगा, पूर्ण अकर्मक। और अगर वाक्य में क्रिया के साथ यदि कर्म नहीं हो, अकर्मक तो है क्योंकि कर्म नहीं दे रखा, लेकिन कर्म बिठा सकते हैं, तो वह कौन सा होगा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। मैं परिभाषा लिख देता हूं, पूर्ण अकर्मक की लिख देता हूं यहां पर, पहले पूर्ण अकर्मक की परिभाषा लिख देता हूं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ किसी भी स्थिति में कर्म नहीं आ सकता, किसी भी स्थिति में कर्म नहीं आ सकता, तो वहां पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। आप सबके समझ में आया होगा। मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं, पहले एक बार इस परिभाषा को आप लोग देखिए कि परिभाषा क्या है, ठीक है। पानी लेके आना भाई। लोगन श्याम जी इसको खोलना यार। हाँ देखिए भाई, पूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ
क्रिया के साथ किसी भी स्थिति में कर्म नहीं आ सकता, वहां कौन सा होता है? पूर्ण आक्रामक क्रिया होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर, जैसे श्याम हंसता है, श्याम हंसता है, श्याम हंसता है, तो यह किसी भी स्थिति में कर्म नहीं आ सकता। आप सबको पता है कि इसमें किसी भी स्थिति में कर्म नहीं आ सकता। जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, दौड़ना, चिल्लाना, ऐसी सभी क्रियाएं होती है और पूर्ण क्रिया होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, चिल्लाना, ये सब क्रियाएं पूर्ण रूप से क्या है? आक्रामक है। इनके साथ कभी भी कर्म नहीं आ सकता है। तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी परिस्थिति के अंदर कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता है, उसे हम कौन सा कहते हैं? पूर्ण आक्रामक क्रिया कहते हैं। अब बात आती है अपूर्ण आक्रामक क्रिया की। तो अपूर्ण आक्रामक क्रिया की मैं यहाँ परिभाषा लिख देता हूं। यहाँ पर अपूर्ण आक्रामक क्रिया, अपूर्ण आक्रामक क्रिया। अब अपूर्ण आक्रामक क्रिया की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, लेकिन कर्म को बिठाया जा सकता है, कर्म को बिठाया जा सकता है, तो वह कौन सी क्रिया होगी? अपूर्ण आक्रामक क्रिया होगी। अपूर्ण आक्रामक क्रिया होगी, अपूर्ण आक्रामक क्रिया होगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं, भाई पहला एग्जाम्पल अपना है वह पढ़ रहा है। एक ही एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? कर्म नहीं बिठा रखा। यहाँ पर क्या है? कर्म नहीं बिठा रखा। तो यहाँ वह पढ़ रहा है, यहाँ कर्म नहीं बिठा रखा है ना, सीधा सा वहाँ कर्म नहीं बिठा रखा है, तो यहाँ कर्म बिठा सकते हैं, तो ये अपूर्ण आक्रामक क्रिया हो गई। जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ मैं कर्म बिठा सकता हूँ, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो बोलो ये अपूर्ण आक्रामक क्रिया है क्या? पूर्ण आक्रामक क्रिया है। कि अपूर्ण आक्रामक क्रिया होगी, किसी भी परिस्थिति में कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे हंसना, रोना, सोना, चिल्लाना, दौड़ना, उठना, बैठना, इन सब के साथ कभी भी हम कर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ रहा है, इसमें कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ अपूर्ण आक्रामक क्रिया हुई। यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। मैंने एक बार 2 मिनट में आपको रिविजन करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बात की थी किसके आधार पे? क्रिया की बात की थी, परिभाषा। जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद की बात की थी रचना के आधार पे, रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। फिर बात की थी कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे 2 होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के 2 भेद होते हैं, एकक्रमक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया। आक्रामक क्रिया के 2 भेद होते हैं, पूर्ण आक्रामक और अपूर्ण आक्रामक। अगली बात हमने की थी काल के आधार पे क्रिया के भेद 3 होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। कर्ता के आधार पे क्रिया के 4 भेद होते हैं, कर्तार्थक, प्रेरणार्थक, पौर्णकालिक और पश्यकालिक। सारी क्रियाएं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाच्य के आधार पे 3 भेद होते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी कर्म के आधार पे क्रिया, सकर्मक की बात की थी जिसमें कर्म प्रधान होता है लेकिन कर्ता प्रधान नहीं होता है, सकर्मक क्रिया हुई। बात करते हैं अकर्मक क्रिया की, जिसमें कर्ता प्रधान हो लेकिन कर्म प्रधान ना हो। पहचान मैंने आपको बताई थी कि वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसको लगाना है और इससे प्रश्न करना है। यदि दोनों का जवाब निकल जाता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और नहीं निकलता है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। आप सबको समझ में आया है कि नहीं आया? आगे बात करते हैं। यहां हम एग्जाम्पल भी दिए थे। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या करता है? पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। दोनों का जवाब निकल रहा है तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। इसके बाद में हमने बात की थी
अगले पेज के अंदर हमने राधा रोती है, राधा क्या करती है, रोती है, किसको रोती है, नहीं पता, तो यहाँ पर अक्रमक हो गई। श्याम हंसता है, श्याम क्या करता है, हंसता है, नहीं पता, किसको हंसता है, नहीं पता, तो कौन सी क्रिया हो गई, अक्रमक। सीता रो रही है, सीता सो रही है, तो सीता का क्या सो रही है, अगर हम डायरेक्टली ये जानते हैं ना, देखो मैंने यहाँ पर इसके पहले क्या बिठा दिया, इसके पहले क्या बिठा दिया, और इसके पहले भी मैंने क्या बिठा दिया, क्या बिठा दिया, बोलो जवाब निकाल के बताओ, नहीं निकल रही है ना, तो कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। आगे की बात करते हैं। आगे हमने बात की थी सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, एक तो अकर्मक होती है, एक द्विकर्मक होती है। एकर्मक में एक ही क्रम होता है, द्विकर्मक दो क्रम होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि क्रिया में देना क्रिया का बोध हो जाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, द्विक्रमक ना होते, दो क्रम है लेकिन फिर भी कौन सी होगी, एकक्रमक होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे मैंने आपको बताया था अक्रमक क्रिया के भेद दो होते हैं, पूर्ण अक्रमक होता है। पूर्ण अक्रमक में किसी भी परिस्थिति के अंदर कर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, चिल्लाना। अपूर्ण अक्रमक में आपको कहा, हाँ कर्म नहीं दिया है तो अपूर्ण अक्रमक होगा, लेकिन कर्म बिठाया जा सकता है, वह कौन सा होगा, आपके अपूर्ण अक्रमक क्रिया होगी। यहां तक आप सब लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, कल वाली जो क्लास है 6 बजे से, वो 6 बजे में 1 साल का जो करंट अफेयर्स है उसको लेके आ रहा हूं आप सबके सामने। सीटी की एग्जाम है, सीटी की एग्जाम में बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। शॉर्ट रूप में लेके आऊंगा, इंपोर्टेंट प्रश्नों का समावेश है उनके अंदर। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।